हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 होती है वही आपका द्विघात समीकरण होता है। जी हाँ, क्योंकि द्विघात समीकरण में बड़ी से बड़ी जो घात होगी वो 2 ही होगी। या हम कह सकते हैं आपका कोई भी जो समीकरण है, यदि वो इस रूप में है, इस फॉर्म में कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या आपका इस रूप में है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, जहाँ पर बच्चों a, b और c क्या है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है नहीं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी और जो a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो वही आपका एक द्विघात समीकरण होता है। इसके जो हल होते हैं वो द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, और मूलों की जो संख्या होती है इसमें 2 होती है। यानी कि जो द्विघात समीकरण है उसमें आपका जो भी चर x या y है उसके जो हल होते हैं, जो हल निकल कर आते हैं, वही उसके मूल कहलाते हैं, ठीक है। अब कोई भी हमें दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम आपको देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो कभी कभी बच्चों एग्जाम्स में हमसे पूछ लिया जाता है कि जांच कीजिए कि दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए, जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है कोई भी समीकरण x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमें जांच करना है बच्चों कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप सभी जानते होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए तो होगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको आप इधर ले आइए तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे, प्लस 1, और ये बराबर से इधर है तो इसको भी इधर ले आइए तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस से कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला जो समीकरण है, क्योंकि दिया हुआ समीकरण आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है या के रूप का है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा जो एक्स स्क्वायर है ये जरूर आना चाहिए, ठीक है नहीं, के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है बच्चों। कोई भी हमारा समीकरण यदि इस रूप में आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, तो वो हमारा एक द्विघात समीकरण होगा। तो बच्चों एक और हम यहाँ पर प्रश्न हल करते हैं, वहाँ पर भी हमें जांच करनी है कि क्या यह भी एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ठीक है। एक्स से यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, 1 में करेंगे माइनस 2 इक्वल टू, अब एक्स इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में करेंगे तो 3x, और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x और माइनस 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो पहले भाग को देखिए एक्स स्क्वायर 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 2 इक्वल टू, तो यहाँ एक्स स्क्वायर 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2x, क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, ठीक है, माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं,
क्योंकि इसको अगर इधर लेकर आओगे आप तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ बचा है -x-2 इक्वल टू 2x-3। इसको उधर ले आइए या इसको उधर ले आइए, ठीक है। -x और ये आएगा तो माइनस के 2x होगा, -2 ये इधर आएगा तो प्लस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 -3x, और 3 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप थोड़ा साइन चेंज कर लीजिए, 3x - 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x² तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। द्विघात समीकरण में x² जरूर आना चाहिए प्लस वाला। अब आप लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, ठीक है बच्चों। जब इस रूप में नहीं है तो अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बच्चों। इस तरीक़ा से हम जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा उसकी जांच हम इसी प्रकार से कर लेंगे। कोई भी समीकरण है यदि वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। यदि वो इस रूप में नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब प्रश्नावली 4.1 में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके अलावा उसमें जो प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि हमें जो दिया हुआ है उससे हमें एक द्विघात समीकरण यहाँ पर बनाना है। तो पहला भाग है बच्चों कि एक आयताकार भूखंड यानी कि खेत का जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है, ठीक है। और जो खेत की जो लंबाई है मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। आपको यही समझना है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें खेत की जो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि माना खेत की हम यहाँ पर बच्चों चौड़ाई मान लेते हैं, वो हमने मान ली x मीटर में, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई या चौड़ाई है वो हमारी मीटर में ही है। तो इसलिए खेत की जो लंबाई होगी, खेत की जो लंबाई हो जाएगी बच्चों, वो कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हमारी x है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x, इससे 1 अधिक है तो 2x प्लस 1 मीटर हमारी यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो खेत का जो क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, वो दे रखा है 528 वर्ग मीटर। अब जो खेत का जो क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, अब आयत का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि हमारा जो खेत कैसा है वो है आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसलिए यहाँ पर होगा लंबाई हमारी कितनी है, 2x प्लस 1 मीटर है, और चौड़ाई हमारी बच्चों वो है x। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हम रख देंगे यहाँ पर खेत के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x से गुणा कर दीजिए तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 1 में करेंगे तो यहाँ x होगा, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये होगा 528 बराबर 0। तो यहाँ पर ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है नहीं। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं बच्चों, जैसा कि आपने 9th वगैरह में सीखा है गुणनखंड करना। तो यहाँ जो संख्या है इसकी और लास्ट वाली की गुणा कर दीजिए। इसकी हम जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1056 हो जाएगा, ठीक है। 2 की और इसकी गुणा करेंगे तो 1056 हो गया। आप वैसे ही अलग कर लें इसकी। अब आपको 1056 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, फैक्टर्स करने हैं
कि देखिए ये वाला साइन आपको देखना है बच्चों कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या कोई नहीं है तो यानी 1 आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ हम करके आपको दिखा देते हैं कैसे होंगे। पहले 2 से काटेंगे तो ये 528 बचा, फिर 2 से इसको काट लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कर लीजिए, 1 बार, 3 बार और 2 बार। फिर हम इसे अब भी 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66 बार, ठीक है। फिर 2 से कर लीजिए 33 बार। अब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार, ठीक है। और अब ये हो जाएगा 11 से 1 बार। तो ये हमारे यहाँ पर जो है वो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको ऐसे मिलाना है कि गुणा करें तो इतना ही आएगा, गुणनफल तो इतना ही आना है, ठीक है। लेकिन घटाने पर कितना 1 आना चाहिए। तो देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये सभी मिलकर ये 32 हो गया और 11 तिया 33। तो हमारे गुणनखंड आ जाएंगे कितने बच्चों कि 33 और 32 आ जाएंगे, क्योंकि 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। गुणा करेंगे तो यही आना है, गुणा की आप चिंता मत कीजिए। तो इन्हें अब आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। जो गुणनखंड आए इन्हें हमें यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएंगे 33x माइनस 32x, बाकी ऐसे रहेगा, ठीक है। पहले इन दोनों में कॉमन लीजिए, इनमें केवल क्या कॉमन आएगा, x आएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पे 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो जब x कॉमन आएगा तो देखिए यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ पर केवल बचेगा 33। इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस से ही हमारा कॉमन शुरू होगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ 2x से 2x तभी आएगा जब 32 में आप 16 से भाग देंगे, ठीक है। x तो यहाँ पे है नहीं तो यहाँ केवल 16 कॉमन आएगा। 16 से कॉमन का मतलब है हमें इसको भाग देना है। 16 से 32 को भाग देंगे तो 2 बार आ जाएगा, 2x माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस लिया है, ठीक है नहीं। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का है प्लस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया। 16 का भाग इसमें देंगे तो ये 33 बार ही जाएगा, यानी कि जितना इस ब्रैकेट में होगा उतना ही इस दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा। तो एक ब्रैकेट में आप इसको रख दीजिए कितना, 2x प्लस 33 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 16 ये रख दीजिए बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की कंपेयर हमें 0 से करना है। पहले इसको ले लेंगे, यदि 2x प्लस 33 बराबर 0 तो देखिए 2x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस के 33 हो गए, तो x बराबर होगा माइनस 33/2, क्योंकि ये माइनस में से छोड़ देंगे क्योंकि लंबाई या चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं आती है। अब आप इसे ले लीजिए, तथा तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो हमें जो मान प्राप्त हो गया यहाँ पर x का जो धनात्मक मान प्राप्त हुआ है वो 16 हो गया। अब 16 यानी कि x हमारा क्या था, x हमने माना था चौड़ाई, तो इसलिए अब हम नीचे लिख देंगे कि खेत की जो चौड़ाई होगी वो होगी 16 मीटर और खेत की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि वो है 2 गुने से 1 अधिक, ठीक है नहीं। यानी कि 16 का 2 गुना कर दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया कि खेत की जो चौड़ाई है वो 16 मीटर हो गई और जो खेत की जो लंबाई है वो हो गई हमारे पास 33 मीटर। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमारे जो पूर्णांक धनात्मक यानी कि प्लस वाली संख्याएं हैं और वो कैसी हैं, क्रमागत है, यानी एक के बाद दूसरी जो, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीक़ा से क्रमागत हैं। तो हम जो पहली संख्या को मान लेते हैं, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक या संख्या,
पहली धनात्मक पूर्णांक या संख्या हमने मान ली बच्चों x, ठीक है। जब पहली x मान ली है तो जो दूसरी धनात्मक जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी x + 1, ठीक है नहीं, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, एक के बाद दूसरी आनी है। अगर यहाँ पर ये कहता सम संख्याएं तो पहली आप x मानेंगे तो दूसरी संख्या आपको x + 2 माननी होती, ठीक है नहीं, क्योंकि सम संख्या 2 के बाद उनमें 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर विषम कहता है तो विषम में भी आप पहली x और दूसरी x + 2 ही मान सकते हैं, ठीक है नहीं। अब हमें क्या दिया है, प्रश्न अनुसार यहाँ बच्चों हमें दिया हुआ है कि उनका जो गुणनफल है 306 है, यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो बच्चों दिया हुआ है 306। तो इसलिए देखिए पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या x + 1, ये इनका गुणनफल हो जाएगा 306 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस इसे ही हमें अब सॉल्व कर देना है। x से गुणा करिए तो ये हो गया x², 1 में करेंगे तो +x, इसको इधर ले आइए माइनस के 306। प्लस वाली संख्या जब बराबर से इधर आएगी ना बाईं ओर या दाईं ओर तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ कोई संख्या है नहीं, 306 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, फैक्टर्स करने हैं कि घटाने पर यहाँ पे भी देखिए कितना आना चाहिए, कोई संख्या नहीं है तो 1 आना चाहिए घटाने पर, क्योंकि ये चिन्ह देखना आपको। तो इसके जो गुणनखंड आप ऐसे ही कर लेना जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताए हैं। तो इसके जो गुणनखंड बच्चों वो क्या आ जाएंगे, वो आएंगे 17 और 18, ठीक है, 17 और 18 आएंगे इसके। तो उन्हें ही आप यहाँ पर लिख देंगे x² + 18x - 17x और ये माइनस के 306 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप पहले 2 में कॉमन ले लीजिए, फिर बाद वाले 2 में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो देखिए x + यहाँ पर 18 बचेगा। इसमें क्या कॉमन लेना है, क्योंकि माइनस से शुरू है तो यहाँ माइनस का 17 ही कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस के 17 कॉमन लेंगे तो इस ब्रैकेट में ये x ही बचेगा, ठीक है। x माइनस का प्लस हो गया, 17 से यहाँ भाग देंगे तो ये भाग आपका 18 बार ही जाएगा, ठीक है। आप भाग अलग करके भी देख सकते हैं। पहले दोनों में x कॉमन आ गया तो x + 18 बचा, इसमें माइनस के 17 कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर ये 18 आ गया, ठीक है। यानी कि कॉमन लेने के बाद आपको ध्यान रखना है दोनों ब्रैकेट में जो संख्याएं आती हैं वो बिल्कुल सेम आती हैं, ठीक है, उनके साइन भी एक जैसे होते हैं। अब एक ब्रैकेट में x + 18 रख लेंगे और दूसरे में रख लेंगे x - 17, ठीक है नहीं, यानी कि x + 18 कॉमन लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ पे -17 बचा। इसकी इन दोनों की कंपेयर आप 0 से करेंगे, यहाँ x + 18 है तो x बराबर आ जाएगा -18, इसे छोड़ देंगे क्योंकि हमारी संख्या कैसी है, धनात्मक है। और यहाँ देखिए ये x - 17 है, माइनस का है तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। अगर प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पर 17 हो गया। x हमारी क्या है, x हमने मानी थी बच्चों पहली संख्या, इसलिए प्रथम पूर्णांक आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये 17 हो गया। और दूसरा जो पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक 1 अधिक है, 17 + 1 यानी क्रमागत है ना, उससे अगला वाला ही है, तो 17 + 1 ये होगा 18। तो ये हमारे पूर्णांक हो गए 17 और 18। सही है या गलत है, देखिए क्रमागत है, 17 के बाद 18 ही आता है। इनकी अगर आप गुणा करेंगे 17 और 18 की तो गुणनफल जो होगा बच्चों 306 ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलती है। तो प्रश्न 2 का ही भाग 3 देखेंगे बच्चों कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात
यानी कि 3 वर्ष के बाद में उनकी आयु का जो गुणनफल है किसकी, रोहन और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है क्लू कि जो रोहन है अब की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन छोटा है। तो हम यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु हमने बच्चों यहाँ पे मान ली x वर्ष, ठीक है। तो इसलिए जो माँ है तो माँ की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 26 साल बड़ी है तो x में 26 जोड़ दीजिए, x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। ये इतनी बात होगी। आगे देखिए अब आगे है उनकी आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात। तो पहले 3 वर्ष बाद निकाल लेंगे। 3 वर्ष बाद हम इन दोनों की आयु निकालेंगे, किसकी, रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब रोहन जो है वर्तमान में x वर्ष का है, ठीक है। ये हमने वर्तमान, आप लिख भी सकते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की जो आयु है 3 वर्ष बाद, अब इस समय x साल का है तो 3 वर्ष बाद वो हो जाएगा बच्चों x प्लस 3 वर्ष का, ठीक है नहीं। बाद में अगर वो 10 साल कहता तो हम x प्लस 10 कर देते, 5 साल कहता तो x प्लस 5 कर देते, यानी कि जितने वर्ष बाद बोलता है तो हमें उसने साल जोड़ देने हैं। और पूर्व अगर कहता है क्वेश्चन में, देखिए ये भी ध्यान रखना है, अगर कहता है ना कि 5 साल पूर्व तो हम यहाँ पर x माइनस 5 कर देते, 3 वर्ष पूर्व बोलता तो x माइनस 3 कर देते, ठीक है नहीं। पूर्व में आपको घटाना है और बाद में आपको जोड़ना है। अब जो माँ की उम्र है 3 साल बाद वो भी कितनी हो जाएगी, अब वर्तमान में x प्लस 26 है तो वो भी 3 साल ही बड़ी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 26 और 3 कितना हो गया, 29 वर्ष, ये हो जाएगी, ठीक है नहीं। अब हमने दोनों की जो है 3 वर्ष बाद की आयु निकाल ली। तो प्रश्न अनुसार, लेकिन प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाता है, ठीक है नहीं। दोनों की आयु का गुणनफल वो कितना है, 360 वर्षों में हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए 3 वर्ष बाद रोहन की जो आयु है x प्लस 3, 3 वर्ष गुणा 3 वर्ष बाद माँ की आयु x प्लस 29, तो वो बराबर हो जाएगा 360 के, हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है नहीं। अब गुणा कर दीजिए, x ही गुणा इसमें करेंगे, देखिए x में करेंगे तो होगा x स्क्वायर, 29 में करेंगे तो x ही गुणा 29x, 3 से गुणा करेंगे, फिर अब हम पहले x कर दिया, अब 3 से कर दीजिए, x में करेंगे तो होगा 3x, और यहाँ 29 में करेंगे तो 29 3 87, अब 360 इसको भी इधर ले आइए आप, ठीक है, माइनस के 360 बराबर 0, ठीक है। इस 360 को इधर ले आए हम बराबर से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 29 और 3 कितना हो गया, 32x, और यहाँ 360 में से यहाँ 87 माइनस हो जाएगा तो माइनस के बचेंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये बचेगा हमारे पास 273 बराबर 0, ठीक है। ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब 273 के आपको टुकड़े करने हैं, फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पर 32 आ जाए। तो देखिए मैं इसको भी बता देता हूँ आपको, 273 के फैक्टर्स आपको करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ समझ लीजिए, 3 से 3 नाम 27, 3 एकम 3, तो इस 7 से कट जाएगा 13 बार, यहाँ 13 से कटेगा 1 बार। फैक्टर्स आपको प्राइम ही करना है। अब इसको इस तरीके से मिलाना है आपको कि माइनस करने पे 32 बचे। देखिए 13 3 39, 39 में 7 घटाएंगे तो 32 ही आएगा। तो हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे वो होंगे 39 और 7, ठीक है ना, ये आ जाएंगे। तो इन फैक्टर्स को हम यहाँ रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इसके स्थान पर 39x माइनस 7x, ये ऐसे आ जाएगा 273 बराबर 0। पहले दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x है केवल,
तो यहाँ x प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 39 ही बचेगा, क्योंकि केवल x कॉमन है, क्योंकि संख्या तो कोई कॉमन नहीं है। इसमें क्या कॉमन आएगा, वही तरीका आपको अपनाना, माइनस से शुरू है तो माइनस ही कॉमन लेना है, ठीक है नहीं। x कब आएगा, जब यहाँ पे आप -7 को हटाएंगे तो ये -7 ही कॉमन आएगा, ठीक है नहीं। जितना इस ब्रैकेट में है उतना ही आपको लाना है। तो 7 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो ये 39 बार ही जाएगा, ठीक है नहीं। अब एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 39 और दूसरे में हो गया x माइनस 7 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 39 है तो x बराबर कितना आएगा, -39। इसे छोड़ देंगे, क्योंकि जो उम्र है, आयु है, कभी भी माइनस में नहीं होती है। अब यहाँ x माइनस 7 है तो ये हो जाएगा x बराबर 7। और x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया बच्चों, x का मान प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है नहीं। और x हमने क्या माना था, रोहन की आयु, तो इसलिए जो रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु बराबर हो जाएगी 7 वर्ष। और माँ की जो आयु है वो कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो 7 में 26 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगी 33 वर्ष। यानी कि बेटे की जो उम्र है वो 7 वर्ष हो जाएगी और माँ की जो उम्र है बच्चों वो 33 वर्ष हो जाएगी। ये समीकरण में इसलिए भी सॉल्व कर रहा हूँ, केवल उसमें कहा था ना कि भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, आपको उसे सॉल्यूशन में पूछा जा सकता है कि उम्र ज्ञात कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन सही है गलत है, 1 मिनट के लिए आप चेक भी कर सकते हैं उसे। देखिए कैसे चेक करेंगे वो भी समझ लीजिए। तो देखिए हमारे पास है रोहन की आयु 7, माँ की आयु आई है 33 वर्ष, ठीक है। अब ये 26 साल बड़ी है, 3 साल बाद ये हो जाएगा 10 साल का, 3 साल बाद माँ हो जाएगी 33 और 3 36 साल की। इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 360 ही आएगा, जो हमारे क्वेश्चन में भी बोला है कि 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीक़ा से आप जांच भी सकते हैं अपने क्वेश्चन की, यानी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाग 4 में हमें बच्चों दिया हुआ है इसी के कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसी दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को 3 घंटे समय अधिक यानी कि लगते। तो रेलगाड़ी की हमें यहाँ पर चाल ज्ञात करनी है। वैसे हमें ये भी कहा था कि द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, पर हम इसको हल भी करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों कुल दूरी है 480 किलोमीटर, गाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं गाड़ी की चाल हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं। तो माना गाड़ी की चाल, तो जो चाल है बच्चों वो हमने मान ली कि वो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है नहीं। इसलिए जब चाल हमने x मान ली, इसलिए यात्रा में लगा समय, यात्रा में लगा समय, तो समय होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है कि वो होता है दूरी बटे चाल, ठीक है नहीं। जब आप समय निकालेंगे कभी भी तो वो होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी तो हमें कितनी दे रखी है, वो 480 किलोमीटर दे रखी है, चाल हमने यहाँ x मान ली है, तो हमारा इतना समय हो जाएगा 480 बटे x घंटे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है यदि उसकी जो चाल है गाड़ी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। अब उसने क्या किया है, चाल को कम कर दिया है, तो पुनः गाड़ी की नई चाल, गाड़ी की नई चाल, यानी कि अब उसने गाड़ी की चाल को क्या कर दिया, कम कर दिया है। पहले हमारे पास चाल x थी, 8 कम कर दिया है, तो x माइनस 8 ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, वृद्धि कर देता,
तो यहाँ पर क्या हो जाता बच्चों, x + 8 हो जाता किलोमीटर प्रति घंटा। कमी की गई है तो हमने माइनस किया है, वृद्धि करेगा तो आपको जोड़ देना है, ठीक है नहीं। इसलिए यात्रा में लगा समय, यात्रा में लगा समय, तो समय तो वही होगा दूरी बटे चाल। दूरी हमारी वही है, क्वेश्चन में लिखा है उसी दूरी को तय करने में। लेकिन जो चाल है पहले x थी, अब आपके पास चाल हो गई है x - 8, ठीक है। तो इतने घंटे लगे हैं। अब पहला समय ये लगा था 480 बटे x घंटे, अब 480 बटे x - 8 घंटे का समय अब लगा है, ठीक है नहीं। अब प्रश्न अनुसार तो आपको वो भी समझना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब जो समय गाड़ी को लगा है जब चाल धीरे कर दिए, तो ये वाला जो समय है पहले समय से 3 घंटा ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो हम ये लिख देंगे कि ये जो समय हमारा आया है 480 बटे x - 8 घंटे, ये समय बराबर है, ये वाला समय बराबर है पहले समय से, पहला समय हमारा इतना है, इससे 3 घंटे ज़्यादा है, ठीक है नहीं। जब गाड़ी की चाल कम कर दी है तो ये समय आया है, ये वाला समय पहले समय से 3 घंटा उससे ज़्यादा लिया है, तो जो कम था उसमें हमने जोड़ दिया है। इसे ही अब सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 480 बटे x - 8, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस के माइनस हो जाएंगे। 480 बटे x बराबर यहाँ रहेगा केवल 3, ठीक है नहीं। जब आपको ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको एलसीएम लेना है, बहुत ही आसान है एलसीएम लेना। इन दोनों को रख लीजिए जो नीचे वाले आपके हर हैं, x - 8 और x, यही हमारे आगे बच्चों क्या एलसीएम, ठीक है। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, इसकी इसमें कर दीजिए, x की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 480x, इसकी इसमें करेंगे, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, 480 की x में करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, ठीक है नहीं। अब 8 में करेंगे क्योंकि माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ गया। 8 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी गुणा करके भी आप लिख दीजिए। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा, देखिए 8 0 0, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, इतना हो जाएगा बराबर 3, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है नहीं। इक्वल टू, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस का। हमारे पास यहाँ बचा 3840, यानी कि 3840 बटे x, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया x² - 8x बराबर 3, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। इस 3 से आप इसको काट सकते हैं, जब ऐसी कंडीशन हो इक्वल में हो तो आप काट सकते हैं, आपका समीकरण और थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 का भाग देंगे, देखिए 1 बार जाएगा, 8 में 2 बार जाएगा, बचेंगे 2, 3 8 24, 1280। तो आपके पास ये हो गया बच्चों की 1280 बटे x² - 8x बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से अब आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एक द्विघात समीकरण यहाँ पर बन जाएगी। इसकी 1 में करेंगे तो होगा x² - 8x बराबर 1280, इसको उधर ले आइए तो माइनस के 1280 बराबर 0, ये बराबर में आता, हम इसको यहाँ प्लस के इधर ले आए हैं, ठीक है नहीं। इतनी तो बात अरे आप जानते ही हो, ठीक है। ये हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें बच्चों क्या करना है, 1280 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये वाला साइन अगर प्लस का होता तो जोड़ने पर, अब माइनस का है तो घटाने पर। तो देखिए 1280 के मैंने यहाँ पर आपके लिए फैक्टर्स कर लिए हैं, ठीक है, ये हैं इसके फैक्टर्स, ये आ गए हैं आपके प्राइम फैक्टर। अब हमें ऐसे मिलाना है कि घटाकर 1 आना चाहिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ तक के हो गए 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40,
तो ये आपको इस तरीक़ा से मिलाने हैं। तो 40 और 32 आए हैं, ठीक है नहीं। ये जरूर नहीं है कि हर ऐसे ही आ जाए, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 40 और 32, क्योंकि 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 ही बचता है। तो जो फैक्टर आए हैं उन्हें लिख दीजिए आप, माइनस यहाँ हो गया देखिए 40x और प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ प्लस कैसे होगा, देखिए ऐसे है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो 40 माइनस 32 ऐसे आएगा। जब ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का और ये माइनस वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है नहीं। अरे मैंने उसको बस डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है नहीं, ज़्यादा लंबा क्यों किया जाए क्वेश्चन को। पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, केवल x आएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं। तो x कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा कितना 40, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, वही तरीका, यहाँ प्लस से शुरू है तो प्लस लेंगे और आपको x रखना है। तो x तभी आएगा जब इस 32 को हटाएंगे, तो ये 32 ही कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन का मतलब है भाग देना, तो यहाँ x बचेगा, माइनस 32 से इसमें भाग देंगे तो ये आपका 40 बार ही जाएगा, ठीक है। 32 गुणा 4 128, 0 की 0, इस तरीक़ा से हो गया। तो एक ब्रैकेट में आपको क्या रख देना है, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 40 और दूसरे में आएगा x प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। अब जो बच्चों यहाँ पर जो हमारे जो गुणनखंड आ गए हैं x माइनस 40 और x प्लस 32, इसकी कंपेयर हम इस 0 से यहाँ पर कर लेंगे। ये x माइनस 40 है तो बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 40 हो जाएगा। और यहाँ पर x प्लस 32 है तो x बराबर हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में होगा, ठीक है नहीं। अब ये हमने क्रॉस क्यों कर दिया, क्योंकि गाड़ी की जो चाल है वो कभी भी ऋणात्मक यानी कि माइनस में नहीं हो सकती है। तो यही x का जो मान है 40, यही हमारे समीकरण का हल होगा। यानी कि x हमने क्या माना था, x हमने माना था बच्चों गाड़ी की चाल। तो इसलिए जो गाड़ी की जो चाल हो जाएगी, गाड़ी की सामान्य चाल या वास्तविक चाल, तो वो हो जाएगी बच्चों कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है नहीं। ये हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं चाल और दूरी से संबंधित, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं और ये 5 से 6 नंबर से कम नहीं आता है। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार जांच कर लेते हैं, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ। देखिए हमारी गाड़ी की चाल आई है 40, ठीक है, हमारी गाड़ी की चाल आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें दे रखी थी 480, 480 में 40 से भाग दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, 0 से 0 कट जाएगी तो 12 चौक 48, यहाँ लगेंगे 12 घंटे, ठीक है। अब इसने कहा है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो 40 में से 8 कम कर दीजिए, चाल रह जाएगी 32, ठीक है। तो अब समय कितना लगेगा देखते हैं। तो दूरी तो वही है, बस चाल होगी 32, 16 दूनी 32 और 16 ती 48, 2 का भाग दे देंगे, इसमें आएगा 15। अब लगेंगे 15 घंटे। अब ये जो समय है जब चाल कम कर दिए तो पहले समय से 3 घंटे ज़्यादा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, 3 घंटे ज़्यादा उसको लगे हैं, ठीक है नहीं। तो बच्चों इस तरीक़ा से हमारे जो पहली प्रश्नावली है 4.1 हमने कंप्लीट कर ली है। हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियो आपको देते रहें, तो हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।